हेलो, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री में पार्ट 2 सॉल्यूशन या विलयन में अगला टॉपिक विलेयता पढ़ेंगे। तो देखिए, विलेयता की परिभाषा क्या होती है कि निश्चित ताप पर किसी विलायक पदार्थ में घोले गए विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो उसमें घुलनशील होती है उस ठोस पदार्थ की क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। तो हम इसकी विलेयता की परिभाषा लिखेंगे कि निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में विलेय ठोस की ग्रामों में अधिकतम घुलनशील मात्रा ठोस की विलेयता कहलाती है। तो विलायक में विलेय की कितनी मात्रा घुल रही है वही उसकी क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। और इस अवस्था में जो अपन को विलयन प्राप्त होगा उस विलयन को अपन बोलेंगे संतृप्त विलयन। तो ये तो था विलेयता। और देखिए यहाँ पर जो अपन ले रहे हैं विलायक कैसा है? द्रव, और विलेय कैसा है? ठोस है। तो इसको अपन इस विलेयता को अपन बोलते हैं ठोसों की द्रव में विलेयता, क्योंकि ठोस विलेय को अपन किस में विलेय घोल रहे हैं? द्रव विलायक में घोल रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए, तो इसमें पहला है ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में विलेय, ठोस व विलायक की प्रकृति। कि विलायक की प्रकृति क्या है और विलेय की प्रकृति क्या है। तो देखिए, यदि आयनिक ठोस है, जो अपना विलेय है वो कैसा है? आयनिक है। तो विलेय आयनिक होने पर ये जो विलेय आयनिक होगा ये विलेय किस में घुलनशील होगा? ध्रुवीय विलायकों में। अगर हमारा विलेय आयनिक है तो हमारा विलायक कैसा होना चाहिए? ध्रुवीय होना चाहिए, जब भी एक दूसरे में विलेय होंगे। जैसे कि हमने विलेय के रूप में ले लिया NaCl, तो NaCl किस में घुलेगा? जल में, क्योंकि जल क्या है? एक ध्रुवीय विलायक है। ऐसे KCl, KNO3 ये सारे ही आयनिक ठोस है और ये सभी किस में विलेय होंगे? जल में विलेय होंगे। तो हम इसमें लिखेंगे आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। और इसका कारण क्या है? कि उनके आयन व द्विध्रुव के मध्य होने वाली अंतरक्रिया है। जो आयनिक ठोस के आयन और जो ध्रुवीय विलायकों के द्विध्रुव है उनके मध्य अंतरक्रिया होती है, इस कारण से वो एक दूसरे में विलेय होते हैं। अब देखिए, विभिन्न आयनिक ठोसों की जल में विलेयता भिन्न भिन्न होती है। जैसे हमने बात करा कि NaCl, KCl, KNO3 ये तीनों ही जल में विलेय होते हैं, परंतु इनमें जल में विलेयता है कि कौन जल्दी होगा कौन धीरे होगा, ये इस बात पर निर्भर करती है कि इनकी जालक ऊर्जा क्या है और इनकी जल योजन ऊर्जा का मान क्या है। इस बात पर ये निर्भर करती है कि कौन शीघ्रता से विलेय होगा, एक तो जालक ऊर्जा पे और एक जल योजन ऊर्जा पे। जिनकी जालक ऊर्जा का मान कम होगा तथा जल योजन ऊर्जा का मान क्या होगा? अधिक होगा, वो आयनिक ठोस होते हैं, वो आसानी से विलेय हो जाते हैं, वो क्या होंगे? अधिक विलेय होंगे। जालक ऊर्जा का मान तो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, और जल योजन ऊर्जा का मान अधिक होना चाहिए। तो इसमें हम लिखेंगे वे आयनिक ठोस जिनकी जालक ऊर्जा कम तथा जल योजन ऊर्जा का मान अधिक होता है
जल में अधिक विलय होते हैं। तो ये तो था जबकि हमारा जो ठोस है वो कैसा हो, आयनिक ठोस हो। यदि अध्रुवीय ठोस हो तो अध्रुवीय ठोस होगा, मतलब जो विलय है वो कैसा हो, अध्रुवीय हो। तो अध्रुवीय ठोस जैसे कि हम ले सकते हैं I2, S8, ये सारे अध्रुवीय ठोस है। तो ये अध्रुवीय विलायकों में ही विलय होते हैं। अध्रुवीय विलायकों में अब विलय होते हैं। तो जो आयनिक ठोस होंगे वो तो ध्रुवीय विलायकों में विलय होंगे, और जो अध्रुवीय ठोस होंगे वो अध्रुवीय विलायकों में विलय होंगे। और अध्रुवीय विलायक जैसे कि CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड, या फिर जो भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, अधिकतर कार्बनिक यौगिक होते हैं, वो सब अध्रुवीय विलायक ही होते हैं। ये तो हमने पढ़ा ठोसों की विलायकता को प्रभावित करने वाला पहला कारक विलय ठोस व विलायक की प्रकृति। अगला कारक हम पढ़ेंगे ताप। देखिए संतृप्त विलयन, जब विलयन संतृप्त बन जाएगा और उसमें अपन ठोस विलय को और मिलाएंगे तो वो ठोस विलय उस विलायक में क्या होगा, घुलेगा नहीं और कैसा रह जाएगा, अविलय रह जाएगा। अब ये अविलय ठोस व विलयन के मध्य अपन साम्य देखें तो वो इस प्रकार का बनता है। और साम्य की स्थिति आने पर हम कौन सा नियम लगाएंगे, लासा-तेलीय नियम। और लासा-तेलीय नियम ये कहता है कि साम्य उधर गति करता है। अगर साम्य स्थापित होने पर हम कोई भी पदार्थ उसमें मिलाए अभिक्रिया में तो साम्य उधर गति करता है जिधर की परिवर्तन का प्रभाव क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो लासा-तेलीय नियम से डेल्टा H का मान क्या हो, जो डेल्टा H है, ऊर्जा है, वो 0 से क्या हो, अधिक हो। तो इस अवस्था में अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या होगा, विलय को विलायक में घोलने पर ऊष्मा अवशोषित होती है। जैसे विलय को विलायक में घोलेंगे, ऊष्मा क्या होगी, अवशोषित होगी। मतलब इस अभिक्रिया के लिए क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, ताप बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम अभिक्रिया को ऊष्मा ही दे रहे हैं। इस अभिक्रिया को ऊष्मा चाहिए, ऊष्मा की जरूरत भी है, और हम दे भी रहे क्या है, ऊष्मा ही है। तो इससे क्या होगा, विलयता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अभिक्रिया जल्दी से होगी क्योंकि अभिक्रिया को भी क्या है, ऊष्मा की जरूरत है, और हम भी अभिक्रिया को क्या दे रहे हैं, ताप बढ़ा करके ऊष्मा दे रहे हैं। अतः अभिक्रिया क्या हो जाएगी, शीघ्रता से संपन्न हो जाएगी। तो हम लिखेंगे ताप में वृद्धि पर ठोस की विलयता में वृद्धि होती है। तो जितनी ज़्यादा इस कंडीशन में हम जितनी ज़्यादा ताप में वृद्धि करेंगे, ठोस की विलयता उतनी ही अधिक बढ़ेगी। और इसके उदाहरण है इस प्रकार के विक्रियाओं के नौसाधन NH4Cl, KCl, AgNO3, Ki आदि। तो ये तो पहली कंडीशन थी जबकि डेल्टा H का मान 0 से अधिक हो या 0 से अधिक हो। दूसरी कंडीशन है डेल्टा H का मान लीजिए 0 से कम हो। तो इस अवस्था में क्या होगा, इस अवस्था में देखिए इसका अर्थ है कि विलय को विलायक में घोलने पर ऊष्मा मुक्त होती है। तो जैसे हम विलय को विलायक में मिलाएंगे तो ऊष्मा क्या करेगी, बाहर निकलेगी, मुक्त होगी। अब हम क्या कर रहे हैं,
इस अवस्था में जब ऊष्मा मुक्त हो रही है उस अवस्था में अभिक्रिया को क्या दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं। अब देखिए अभिक्रिया तो क्या कर रही है, पहले ही ऊष्मा निकाल रही है और आप उसको जबरदस्ती ऊष्मा दे रहे हो। ऊष्मा निकाल रही है मतलब इसको ऊष्मा की जरूरत नहीं है, इसलिए वो ऊष्मा को क्या कर रही है, निकाल रही है। पर आप क्या उसको दे रहे हो, वापस उसको दोबारा दे रहे हो, उसको जरूरत नहीं है फिर भी क्या कर रहे हो, आप उसको ऊष्मा दिए जा रहे हो। तो क्या अभिक्रिया संपन्न होगी, वो लेगा ही नहीं, और लेगा ही नहीं तो अभिक्रिया भी संपन्न नहीं होगी। तो इस अवस्था में क्या होगा, ताप में वृद्धि करने पर ठोस की विलेयता घट जाएगी, ठोस की विलेयता कम होगी, क्योंकि इस बार अभिक्रिया को ताप की जरूरत नहीं है, फिर भी हम ताप बढ़ा रहे हैं, इसलिए विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके उदाहरण है NaOH, कैल्शियम एसीटेट CH3COOI का होल ट्वाइस और Ca आदि। तो ये जब डेल्टा H 0 से अधिक हो और जब डेल्टा H 0 से कम हो। एक इसी में है ग्लूबर लवण, और इस ग्लूबर लवण का सूत्र होता है Na2SO4.10H2O। ये ग्लूबर लवण का सूत्र है। अब इस ग्लूबर लवण में क्या होता है, जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो पहले क्या होता है 32.4 डिग्री सेल्सियस तक, तो इसका ताप, इस ग्लूबर लवण का ताप 32.4 डिग्री सेल्सियस तक अपन करते हैं। जब तक तो क्या होता है, इसकी विलेयता बढ़ती है, परंतु इससे अधिक ताप पर इसकी विलेयता क्या होने लग जाती है, घटने लग जाती है। अब इसकी विलेयता क्यों घटती है, तो देखिए जब 32.4 डिग्री सेल्सियस तक ताप देते हैं, जब तक विलेयता बढ़ती है, पर उसके बाद में घटने का कारण है कि इस टेम्परेचर तक तो इसमें जल के अणु क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, मतलब इसका जलयोजन हो जाता है। 32.4 डिग्री सेल्सियस के बाद में ये केवल इस अवस्था पे अपन को मिलता है, जल का निर्जलीकरण हो गया, जल पृथक हो गया, और इस अवस्था में आने के बाद में इसकी विलेयता क्या हो जाती है, घटने लग जाती है। तो ये इसका कारण था। अगला, तो ये हमने पढ़ी ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, जबकि जो अपना विलेय पदार्थ है वो क्या है, ठोस है। अब हम पढ़ेंगे गैसों की द्रव्य विलेयता। तो देखिए गैसों की द्रव्य विलेयता, सभी गैसें होती है वो जल में कम या अधिक सीमा तक घुल करके क्या बनाती है, वास्तविक विलयन बनाती है। अब किसी गैस का मिलीलीटर में आयतन जो 1 मिलीलीटर जल में घुला हो, उस गैस का क्या कहलाएगा, अवशोषण गुणांक कहलाएगा। अब देखिए गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले कारक है गैस की प्रकृति। अब ऐसी गैसें जो विलायक से क्रिया करती है अथवा विलयन में आयनित हो जाती है वो अधिक विलेय होती है। या तो विलायक से क्या कर ले, उनके संग घुल करके उनसे क्रिया कर ले, या फिर उस विलयन में क्या हो जाए, आयनित हो जाए, वे गैसें क्या होंगी, अधिक विलेय होंगी। जैसे कि जल में अमोनिया है, HCl है, SO2 है, ये आदि गैसें हैं। जैसे अपन जल में HCl को घोले तो आपको पता है, जैसे जल में HCl को घोलते हैं तो ये किस रूप में टूट जाती है, H+ और Cl- के रूप में टूट जाती है। तो हम लिखेंगे कि वे गैसें जो विलायक से क्रिया करती है अथवा आयनित होती है अधिक विलेय होती है। जैसे अमोनिया NH3, HCl और SO2 है। जो NH3 है वो जल में अधिक विलेय है। तो जल देखिए NH3 और जल है ये आपस में क्रिया करके बना लेते हैं NH4Cl। ऐसी जो HCl है ये जल में टूट जाती है H+ और Cl- के रूप में, और जो SO2 है ये जल से क्रिया करके बना लेती है H2SO4। तो या तो फिर अपन ने बोला विलायक से क्रिया कर ले जैसे इन्होंने करी, या फिर क्या हो जाए, आयनित हो जाए, ये गैसें अधिक विलेय होती हैं। तो ये इनका है। अब देखिए हम बात करें कि 1 मिलीलीटर जल में गैसों का अवशोषण गुणांक क्या होगा, अलग अलग गैसों का। तो 1 मिलीलीटर जल में विभिन्न गैसों का अवशोषण गुणांक
तो सबसे अधिक अवशोषण गुणांक जल में होता है NH3 का, मतलब ये सबसे अधिक घुलती है। फिर HCl और SO2 ये सारी आयनिक है। इसके बाद में CO2, एथीन, CH2, C2H2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये है। तो ये तो अपन को पता है ये आयनिक है, ये जल के साथ में क्रिया कर लेती है या फिर आयनिक तो हो जाती है, जबकि अपन ऑक्सीजन नाइट्रोजन की बात करें ये जल के साथ में न तो क्रिया करती है न ही आयनित करती है। तो ये वाली जो गैसें हैं O2 है, N2 है, ये कार्बनिक विलायकों में या फिर अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील अधिक होती है, जैसे कि ये एथिल अल्कोहल में आसानी से घुल जाएगी, जबकि ये वाली गैसें हैं ये किस में आसानी से घुलेंगी, जल में आसानी से घुलती है। और CO2 के बारे में हम जानते हैं कि CO2 होती है वो रक्त में तीव्रता से विलय होती है। तो ये तो था गैस की प्रकृति। अगला हम दूसरा पढ़ते हैं विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति कि विलायक कैसा होना चाहिए अपना। तो देखिए विलायक में हम देखें वे गैसें जिनमें कि अध्रुवीय अणु होते हैं वो अध्रुवीय विलायकों में विलय होगी, और वे गैसें जिनमें कि ध्रुवीय अणु होते हैं वे ध्रुवीय विलायकों में विलय होगी। तो हम लिखेंगे वे गैसें जिनमें ध्रुवीय अणु होते हैं ध्रुवीय विलायकों में विलय होती है, जबकि अध्रुवीय अणु वाली गैस अध्रुवीय विलायकों में विलय होती है, विलय होती है। देखिए ये विलेयता के लिए हमें एक नियम है, समान समान को घुलता है वो वाला याद रखना है कि ध्रुवीय वाला ध्रुवीय में घुलेगा और अध्रुवीय वाला अध्रुवीय में घुलेगा। अब तीसरा पॉइंट है ताप का प्रभाव। तो ताप बढ़ाने पर, स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता होती है वो क्या होती है, घटती है। और इसका कारण है जैसे हम द्रव में घुली हुई गैस का ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर गैस के अणु की क्या हो जाएगी, स्थानांतर गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण वो गैस के अणु होते हैं वो बाहर निकलने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। इस कारण से गैसों की जो विलेयता है वो क्या हो जाएगी, घटने लग जाएगी। पर इसका अपवाद है H2 व हीलियम गैस है, क्योंकि जब भी इनका ताप बढ़ाते हैं, क्योंकि इन गैसों को क्या होती है, घुलने के लिए ऊष्मा का अवशोषण करना होता है। जब भी इनको अपन द्रव में विलय करते हैं तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, ऊष्मा शोषी प्रोसेस होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। अतः जैसे ही अपन ताप बढ़ाएंगे तो इनको ऊष्मा की जरूरत होती है, ताप बढ़ाने से अपन इनको ऊष्मा दे रहे हैं, अतः इनकी विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ती है। तो ये क्या है, अपवाद है। तो ये तो था ताप का प्रभाव। अब हम चौथा पढ़ेंगे दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव। तो आइए देखिए, तो देखिए जो गैसों की विलेयता होती है वो दाब के परिवर्तन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। दाब व विलयन के संगठन के मध्य हेनरी नामक वैज्ञानिक ने संबंध प्रतिपादित किया था, जिसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। देखिए हेनरी का नियम क्या कहता है, तो हेनरी का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर, अपन इस बार ताप को क्या कर दें, स्थिर कर दें। तो स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में विलय गैस की मात्रा विलायक की सतह पर साम्यावस्था में
गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में हम गैस को विलय करें तो उस गैस की मात्रा होगी वो विलायक की सतह पर साम्य अवस्था में वो गैस कितना दाब लगा रही है इसके समानुपाती होती है। तो हमें क्या क्या बातें याद रखनी है इसमें कि विलय गैस की मात्रा किस पर निर्भर कर रही है, विलायक की सतह पर लगने वाले दाब के, और वो दाब किसके द्वारा लगेगा, गैस के द्वारा लगेगा, और कौन सी अवस्था में, साम्य अवस्था में लगेगा। अब मान लीजिए हमने मान लिया विलय गैस की मात्रा बराबर मान लिया m है, मात्रा या द्रव्यमान, और जो साम्यावस्था में लगाया गया दाब है वो है P। तो हम लिखेंगे हेनरी के नियम से m समानुपाती P। ये किससे है, हेनरी के नियम से। अब जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हम हटाते हैं तो क्या आता है, समानुपाती का चिन्ह हटाने पर आता है बराबर और एक नियतांक जिसे अपन ने यहाँ पे दिखाया है के से। तो m बराबर kp, जहाँ k है के हेनरी स्थिरांक है। तो देखिए इस समीकरण से हम दाब और विलय गैस की मात्रा, इस वाले समीकरण से हम दाब और विलय गैस की मात्रा के मध्य ग्राफ खींचे कि एक तरफ तो हमने ले लिया दाब और एक तरफ ले लिया विलय गैस की मात्रा, तो उनके मध्य जो ग्राफ प्राप्त होता है वो हमें इस प्रकार की सरल रेखा प्राप्त होती है। अब ये तो था जब विलायक के संपर्क में केवल एक ही गैस हो। अगर विलायक के संपर्क में एक से अधिक गैसें एक साथ आती है तो प्रति गैस के घुलने की मात्रा होगी वो उसके आंशिक दाब के समानुपाती होगी। जैसे हमने मान लिया कि कोई विलायक है और इस विलायक में कई गैसें घुली हुई है। विलय क्या है, गैसों का मिश्रण, जिसका विलय है वो गैसों का मिश्रण है, मतलब इसमें एक से अधिक गैसें उपस्थित है। जैसे एक गैस का नाम हमें मान लिया ए है, बी है, सी है, इस तरह से कई गैसें सम्मिलित है। तो अब हमें हेनरी का नियम निकालना है। तो हेनरी का नियम कहता है कि गैस की मात्रा होती है वो उसके दाब के समानुपाती होती है, पर यहाँ कई गैसों का मिश्रण है तो प्रत्येक गैस की मात्रा उसके आंशिक दाब के समानुपाती होगी। तो गैस की मात्रा को यहाँ पर हम निकालेंगे मोल भिन्न से, क्योंकि इसमें 3 गैसें हैं तो तीनों ही गैसों के हमको अलग अलग क्या ज्ञात करने पड़ेंगे, इसमें मोल भिन्न। जैसे ए का मोल भिन्न ज्ञात करना पड़ेगा, बी का मोल भिन्न ज्ञात करना पड़ेगा, सी का मोल भिन्न ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे एक्स ए का मोल भिन्न, तो ये है ए गैस की मात्रा, समानुपाती होगा एक्स ए पी के आंशिक दाब के। ऐसे ही एक्स बी का मोल भिन्न समानुपाती होगा पी बी के आंशिक दाब के। एक्स सी का मोल भिन्न समानुपाती होगा पी सी के आंशिक दाब के। तो ये हेनरी का नियम है कि अलग अलग अगर गैसों का मिश्रण हो तो जो गैस की मात्रा है जिसको हम मोल भिन्न से ज्ञात करते हैं वो उनके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। अब देखिए स्थिर ताप पर विलयन में गैस के आयतन की मात्रा होती है वो दाब से अप्रभावित रहती है। अब पढ़ते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। तो हेनरी के नियम की निम्न सीमाएं हैं कि यह नियम जब भी लागू होगा जबकि जो दाब है वो बहुत अधिक ना हो और ताप बहुत कम ना हो, और गैसें हैं वो विलायक से कोई अभिक्रिया न करें, न तो वो संगणित हो और न ही वो आयनित हो, और जो विलयन है वो भी कैसा होना चाहिए, तनु होना चाहिए। इन सभी परिस्थितियों में हेनरी का नियम लागू होगा। तो ये था विलयता और विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।